दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूं जो चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, आप सभी के लिए टॉपिक बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और मैं श्योर हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इसके बाद आप इस चीज़ को अपनी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये टॉपिक मूविंग एवरेज के बारे में है। तो हमें सिंपल इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे EMA टाइप करना है तो लिखा हुआ आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में जाके हमें इसकी सेटिंग में जाके इस मूविंग एवरेज को हमें सिंपली 20 मूविंग एवरेज कर लेना है। जैसे ही हमने 20 मूविंग एवरेज करके क्लिक किया, ये मूविंग एवरेज हमारे चार्ट में आके लग गया है। अब दोस्तों, जो मूविंग एवरेज होता है वो एक एवरेज को फॉलो करते हुए चलता है। आपको पता होगा कि हम लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कोई फिगर बोलते हैं तो हम सब एवरेज का बहुत यूज़ करते हैं। इसी तरह मार्केट में भी एवरेज का बहुत यूज़फुल उपयोग होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब अपनी एंट्री लेते हैं तो उसके बाद टाइम टाइम पर उसको एवरेजिंग भी उन्हें करना होता है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको एवरेज करते हैं। तो उन्हीं चीज़ को हमें पकड़ना है चार्ट में और वहाँ हम अपनी भी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं या हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसको हम चार्ट में कैसे एनालाइज करते हैं। हमने टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट लगा दिया है। अब आपको इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते टाइम 5 से 6 बातों का सिंपली ध्यान रखना है। उन बातों को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। सबसे पहली जो बात है वो है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। मूविंग एवरेज वर्क्स इन ओनली अप ट्रेंड मार्केट। तो जो हमने देखा कि मूविंग एवरेज हम तभी यूज़ करते हैं जब मार्केट एक अपने अप ट्रेंड में चल रहा हो, तब हमें मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि प्राइस ने मिनिमम एक बार उस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हो, ये है दूसरी बात। इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ के मूविंग एवरेज से जा रही, जब तक इस प्राइस ने इस मूविंग एवरेज से एक बार सपोर्ट नहीं लिया होगा तब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में मूविंग एवरेज जो है केवल 20 EMA नहीं होता है। प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज को फॉलो करके चल सकता है। हो सकता है कि वो 50 EMA को फॉलो करे, हो सकता है कि वो 100 को करे, हो सकता है कि वो 200 EMA को करे। लेकिन जब मार्केट की प्राइस ने उस मूविंग एवरेज को एक बार फॉलो कर लिया तो वो उसे बार बार फॉलो कर सकता है। इसी चीज़ की बेस्ड पे अपना 20 EMA का सेटअप जो है वो तैयार होता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल से, टाटा इन्वेस्टमेंट का ये चार्ट है। इस चार्ट में हमने देखा कि यहाँ से पहला सपोर्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने इस 20 EMA का इस जगह पर आकर, इस प्राइस पर आकर 1250 पर आकर सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम। देन यहाँ से जो है वो चार्ट में फिर ऊपर की साइड चली गई। अब आप बताइए, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जाके अगर आप पता करते हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको एक प्राइस चाहिएगी जिस पे और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किस प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको ये कंपनी बहुत अच्छी लगी हो और आपको 1250 से प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया हो 2650 पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो प्राइस वहाँ से ड्रॉप होते 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 1800 रुपये आ गई, आपको ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ता। लेकिन जब हम इस मूविंग एवरेज को फॉलो करते चलते हैं तो जब भी प्राइस अपने एवरेज के पास वापस आती है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उस प्राइस पर अपना इन्वेस्टमेंट या अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जब प्राइस 1831 के पास आई तब यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, हम यहाँ पर अपनी बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेते हुए प्राइस और ऊपर की तरफ निकल गई और ऊपर की तरफ निकल गई और प्राइस ने यहाँ से जाने के बाद में अपना हाई लगाया है।
जैसे आप देख सकते हैं अपना हाई प्राइस ने लगाया है 10,000 का हाई टच किया है। लेकिन अब आप बताइए कि आप अगर 10,000 रुपये पर टाटा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि प्राइस 1800 रुपये जो गई है वो सीधी सीधी 10,000 रुपये तक गई है। प्राइस अपने आप से 6 से 7 गुना हो गई है। लेकिन आप अगर टाटा इन्वेस्टमेंट को अच्छा समझकर 10,000 रुपये पर इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि अभी जो प्राइस चल रही है 6,000, आपको 40% का लॉस सहन करना पड़ता। तो इसके लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि ये प्राइस जो है वो 20 EMA को फॉलो करते हुए चल रही है, तो जब भी प्राइस अपने EMA के पास आएगी तब तक हमें उस प्राइस का वेट करना है। और प्राइस जैसे ही अपने EMA के पास आकर यहाँ से वापस रिवर्स करती है, कोई पैटर्न बनाती है, कोई कैंडल स्टिक बनाती है, कोई हैमर पैटर्न बनाती है, तो वहाँ आपके लिए आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप उसको एवरेज करके वापस, ये एक बेस्ट जगह होती है अपनी ट्रेड को एवरेज करने के लिए भी। अब हम देखते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 20 EMA को बड़े चार्ट पर देखना है, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पर, जैसे कि हम इस चार्ट में यूज़ कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम। 3 महीने का टाइम फ्रेम भी लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 महीने के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को 20 EMA को फॉलो करते हुए चल रहा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप हो सकता है कि स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़फुल हो सकता है। लेकिन आपको पहले देखना है कि क्या प्राइस ने उस EMA को उस टाइम फ्रेम पे फॉलो किया है या नहीं किया है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। अब हम देखें कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और एक स्विंग ट्रेडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं तो हमने डेली चार्ट लगा लिया है मंथली की जगह। तो डेली चार्ट में जब हमने देखा कि प्राइस ने परफेक्टली इस जगह पर जो है 20 EMA को फॉलो किया है, 20 EMA को फॉलो किया है और यहाँ से ही हैवी बाइंग जनरेट हुई है। इसके बाद में टाटा इन्वेस्टमेंट जब 3,400 पे गया तो यहाँ जाने के बाद में जब प्राइस वापस अपने 20 EMA के आसपास इस लेवल पर आई और एक छोटा सा डोजी बना, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तब इस 20 EMA के आसपास आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद प्राइस सीधी 4,900 पर चली गई। अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट को ये सोचते कि टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो आप इसमें रेप हो सकते थे और फंस सकते थे। लेकिन अगर आपने इस EMA का वेट किया तो वापस से जो है ये EMA का जो सेटअप है वो बना है, 4,700 के आसपास जाकर एक अच्छा सा डोजी बना है और यहीं आप अपने लिए एक अच्छा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे या इन्वेस्ट कर सकते थे जो आपको अच्छा पैसा बना के देता। अब 6,000 के आसपास आने के बाद में वापस से प्राइस डाउन आई, अपने EMA के पास सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक्स ले रखा है या आपने कोई ट्रेड इनिशिएट करनी है तो आपको उस प्राइस को EMA के पास आने का वेट करने देना है। किसी भी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हुए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के EMA के पास आने देना है। उस समय अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। और भी हम एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हम BDL का एग्जांपल लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में है और इसका प्राइस रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने देखा कि प्राइस जो है वो रिसेंटली 445 रुपये पे EMA का सपोर्ट लेकर गया है मंथली टाइम फ्रेम पे फॉर इन्वेस्टिंग। मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है और प्राइस 400 रुपये पर सपोर्ट लेने के बाद में कंटिन्यूस बढ़ता हुआ प्राइस ने 1786 या 1800 रुपये का हाई लगाया है। 1800 रुपये का हाई लगाने के बाद 1800 रुपये का हाई लगाया है और इसके बाद से प्राइस कंटिन्यूस 1800 रुपये का हाई लगाने के बाद कंटिन्यूस प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई और प्राइस ने 50% का करेक्शन ले लिया। प्राइस 900 रुपये तक आई है। अगर आपने 1800 रुपये पर
ये सोच के इन्वेस्ट किया होता कि भारत डायनेमिक्स बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपका जो पैसा है वो 50% यानी कि आधा हो जाता। मेरा एक दोस्त है जिसने 1700 रुपये पर भी इस भारत डायनेमिक्स शेयर को ख़रीदा है और अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो उसको अच्छा खासा लॉस भी सहन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता होती कि भारत डायनेमिक्स जो है अच्छा 20 EMA को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो जब भी ये 20 EMA के आसपास आया था, आप 880 या 900 रुपये के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते थे, अभी जिसका प्राइस 1276 चल रहा है। तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दे के मैं दिखा सकता हूँ कि अगर प्राइस पहले 20 EMA को फॉलो करके चल रहा है तो वो प्राइस अपने EMA को नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं प्राइस ने 425 पे सपोर्ट लिया, फिर जब 500 के आसपास आया था तब हम ले सकते थे, फिर प्राइस जब 521 के आसपास आया था तब हम ले सकते थे। लेकिन जब प्राइस यहाँ से बढ़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब अगर कोई आपको बोलता कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेनी है और आपको ये चीज़ पता होती तो आप ये EMA लगा कर देखते, तो आप पाते कि अच्छा SBI ने पहले इस EMA का सपोर्ट यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, तो इस बार मैं इसको इतनी हाई प्राइस पे क्यों बाय करूँ, इसको EMA के पास आने देने का वेट करता हूँ। तो आप इसमें 700 रुपये के आसपास भी इन्वेस्ट कर सकते थे, 900 रुपये पर नहीं करके। अगला एग्जांपल लेते हैं हम भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हम कुछ ऐसा ही दिखाएंगे कि भारती एयरटेल भी इस EMA का सपोर्ट लेकर मंथली चार्ट पर निकला है और 600 रुपये से बढ़ के भारती एयरटेल का शेयर 1800 रुपये पर चला गया है। तो क्या अब आपको भारती एयरटेल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको इस प्राइस को गिरते गिरते इस EMA के आसपास आने देने का वेट करना है और उसके बाद अपनी जो है उसमें पोजीशन बनानी है, ताकि आपको एक डिप में और एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में उसमें प्राइस में एंट्री मिले और कोई आपको ट्रैप ना कर पाए। अगला शेयर है IRFC। जैसे कि IRFC आपने देखा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसी EMA का सपोर्ट लेकर 25 रुपये से चला था। अब अगर आप IRFC में यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देते, यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देते, तो आप फंस जाते। आप किसी ने हो सकता है IRFC को 225 रुपये पर भी बाय किया होगा, तो उसे अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला होता। लेकिन अगर आपको ये सेटअप पता है तो जब IRFC 129 के आसपास आया था तब अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, या जिसने ऊपर ख़रीदा है वो इसको यहाँ पे एवरेज भी कर सकता था। तो अभी 146 पर चल रहा है IRFC। नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जेनटेक का शेयर है। जेनटेक का शेयर भी आप देख सकते हैं कि 20 EMA से ही सपोर्ट लेकर चला है। तो अगली बार यहाँ कहीं 225 पर बढ़ने के बाद अगर कोई आपको बोलता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको ये देखना है कि वो अपने EMA से कितना दूर चल रहा है, क्योंकि वो अपने EMA का सपोर्ट लेने आएगा ही आएगा अगर वो 20 EMA से निकला है तो उसके बाद में प्राइस एक बार यहाँ पे आया, अगर आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे, उसके बाद में कोई भी एंट्री का मौका आपको मिला नहीं है। बेस्ट एंट्री आपकी तभी होगी जब EMA के पास में आएगा। तो जब भी जेनटेक गिरते हुए इस मूविंग एवरेज के पास में आता है तो आप जो है उसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टीटागढ़। तो टीटागढ़ में आप देख सकते हैं कि यहीं से निकला है और प्राइस जो है गिरते गिरते 1800 या 1900 रुपये से 1000 रुपये पर आ गया है। लगभग प्राइस जो है अपने हाई से 50% का करेक्शन इस रेलवे के शेयर ने भी दिया है, लेकिन अभी ये अपने EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास टीटागढ़ रेल सिस्टम पहले से हाई प्राइस पर ख़रीदा है तो आप इसको इस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश जो है न्यू ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से 20 EMA हमें हाई पर एंट्री लेने से बचाता है और एक एग्जैक्ट एंट्री देता है। हमें इसमें कुछ 2 और 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बच गया है वो ये है कि जब प्राइस मूविंग ये है कि जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने आए तब स्ट्रोंग बीरिश कैंडल नहीं होनी चाहिए वॉल्यूम्स के साथ में।
जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि टाटा इन्वेस्टमेंट जो है का शेयर जो है जब ऊपर जाता है अपने अप ट्रेंड में, जब अपने अप ट्रेंड में ऊपर जाता है तब इसमें ग्रीन कैंडल्स की जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ आ रखी है। लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए अपने ईएमए के आसपास आता है तब कोई भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल वॉल्यूम्स के साथ में नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रेड कलर की वॉल्यूम से उनका कैंडल का जो वॉल्यूम से वो बहुत ड्राई हो चुका है। इसका मतलब ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। और आप आगे भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कंटिन्यूस जो मूवमेंट आया था उसमें अच्छी वॉल्यूम्स आई है ग्रीन कलर की, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये बिल्कुल रेड कलर की वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो रखी है। इसका मतलब कि कोई बड़ा ऑपरेटर जो है वो इसको नहीं बेच रहा है, वो खरीदने में ही इंटरेस्टेड है अभी। तो इस तरह से आपको और भी बताता हूँ, जैसे कि दूसरे चार्ट में एनालाइज करके, सेम वॉल्यूम एनालिसिस करके। आप IRFC का भी एग्जांपल ले लीजिए। IRFC में जब प्राइस अपने EMA से ऊपर गया था तो ऊपर जाते टाइम पे जो ग्रीन कैंडल्स की जो वॉल्यूम्स थी वो बहुत हाई वॉल्यूम्स थी, लेकिन जब ये अपना सपोर्ट लेने के लिए EMA के पास में आ रहा है उस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसका मतलब ये यहाँ पर अपना सपोर्ट लेकर यहाँ से और भी ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइस जब मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर निकल जाए तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ कहीं IRFC में इन्वेस्ट किया था और IRFC का जो शेयर का जो प्राइस है उसने अपने मूविंग एवरेज को छोड़कर बहुत दूर निकल गया है, यहाँ कहीं आ गया हो और अब उसका मूविंग एवरेज यहाँ चल रहा है और प्राइस यहाँ चल रही है, उसका मूविंग एवरेज यहाँ चल रहा है और प्राइस ऊपर चल रही है और मूविंग एवरेज यहाँ चल रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस कभी न कभी अपने मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगी। तो हमें इस कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा दूरी हो गई हो तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। जब भी प्राइस अपने मूविंग एवरेज के आसपास आए तब उसमें वापस हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। और कोई भी स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है या बहुत न्यूज़ में चलता है तो हम उसमें भी अच्छी जगह पर एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि IRFC का शेयर आपको अच्छा लगता हो और आपने उसमें 220 रुपये पर एंट्री कर ली हो, एक बुरी जगह पर एंट्री कर ली हो और आप फंस चुके हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% या 40% का लॉस दिखा रहा हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता होती तो आप क्या करते, IRFC का शेयर जब यहाँ से निकला तब आप वेट करते कि IRFC का शेयर जो है इस मूविंग एवरेज के पास आए तब मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। अगर आपको थोड़ी दिन के लिए ट्रेड करना हो तो इसी सेम चार्ट को आप डे ट्रेडिंग पर यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम फ्रेम का यूज़ कर लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम का, ये आपको बता देगा, ये आपको एक ट्रेड निकाल के दे सकता है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जब प्राइस अपने एवरेज को फॉलो करते हुए चल रहा है और जैसे ही उस मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे जाता है, जैसे कि इस कैंडल में जा रहा है, तो आपको अपनी उस पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल के लिए चाहे आपने IRFC किसी निचले 35 या 30 रुपए के लेवल पर ख़रीदा हो, तो जब तक ये प्राइस अपने एवरेज को फॉलो करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है तब तक आपको उस ट्रेड में बने रहना है। लेकिन जैसे ही इस प्राइस ने अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा तो आपको उस स्टॉक्स से एग्जिट ले लेना है, क्योंकि वो और ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। लेकिन जब फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर जाएगा, वही EMA जिसका उसने सपोर्ट लिया है वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा कि IRFC ने यहाँ अपने एवरेज का सपोर्ट लिया और ऊपर गया,
फिर अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री की है तो आप यहाँ भी ट्रेड में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी IRFC ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, इस कैंडल पर प्राइस ने अपने एवरेज को ड्रॉप किया। तो आप अगर IRFC का शेयर आपने खरीद रखा हो तो आप इस टाइम पर इस शेयर को बेचकर एक बार निकल सकते हैं, और जब भी प्राइस अपने एवरेज के ऊपर आकर ट्रेड करने लगे तब आप उसमें वापस से ख़रीदारी कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, अब जब भी प्राइस ऊपर जाएगा वो मूविंग एवरेज जो है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल के लिए अभी वीकली चार्ट पर हम देखें कि IRFC ऊपर जा रहा है 146, तो 152 का लेवल इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको ऊपर जाने के लिए रोकेगा। जब प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी तो उस टाइम पे प्राइस फिर ऊपर निकलने का ट्राई करती है। तो इस तरह से आप 20 EMA का यूज़ करके एक अच्छी सी अपनी पोर्टफोलियो को जब मार्केट गिरने वाला होता है तब बचा सकते हैं, और शेयर में किसी अच्छी जगह प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।